आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ सभी लोग अपने एग्जाम की तैयारी में पूरे जोर शोर से लगे होंगे और इसी एग्जाम की तैयारी में हम आपकी मदद कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 12 के इतिहास के कंप्लीट सिलेबस यानी जो भी सिलेबस आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछे जाने वाले हैं, 25 में पूछे जाने वाले, उन सभी चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस सिंगल वन वीडियो में हम आपके सामने लेकर आए, यानी कंप्लीट, यानी 3 नंबर के क्वेश्चंस और 8 नंबर वाले क्वेश्चन, यानी जितने भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले 3 नंबर 8 नंबर, वो सारे क्वेश्चंस आपको इसी वीडियो मिलने वाले और इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। सो अगर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पर और आप इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो देख रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। तो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिए। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। हर क्वेश्चंस को हम आपको बताने वाले कि कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसके पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वह है कि पुरातात्विक जो है हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते हैं और वे कौन सी भिन्नताओं पर ध्यान देते हैं। अथवा पूछा गया कि हड़प्पा स्थलों से मिले समाधान यहाँ के लोगों के बीच आर्थिक और सामाजिक भिन्नताएं प्रकट करते हैं। अपने उत्तर की पुष्टि दो साक्ष्यों के आधार पर कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2017 और 2019 में पूछा गया, इसके बाद 21 में भी इस क्वेश्चन को सीबीएसई ने पूछा था अपने एग्जाम में, कंपार्टमेंट वाले एग्जाम में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 नंबर में भी और 8 नंबर में सवाल को पूछा जा सकता है। तो इसका जो आप सभी लोग जो है इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप सभी देख सकते हैं कि जो पुरातात्विक होते हैं हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता जो है कई प्रकार से लगाते हैं। इसके लिए मुख्यतः भिन्नताओं को जो आधार बनाते हैं, पहला है समाधान, यानी समाधान मतलब शव को दफनाने का तरीका, और दूसरा जो है वह विलासिता की वस्तुएं। तो इन दोनों जो चीज़ों के माध्यम से हड़प्पावासियों सामाजिक भिन्नताओं का पता लगाते हैं। तो ये दो ऑप्शन जो है आपको याद होने चाहिए और इसी के आधार पर हड़प्पा जो की सभ्यता खोज में जो पुरातात्विक है वो जो है वहाँ पर जो है उसका पता लगाते हैं सामाजिक भिन्नता का। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। इसी प्रकार से चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है वो है, क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है? अपने उत्तर के कारण बताइए। अथवा हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली नगर नियोजन की ओर संकेत करती है, इस कथन की उदाहरणों सहित पुष्टि कीजिए। और अथवा में पूछा गया कि हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशिष्टताओं में से एक सावधानी पूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी, स्पष्ट कीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे अच्छी प्रणाली मानी जाती है वो है जल निकास प्रणाली। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है कई बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। 3 नंबर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कथन और कारण में भी आज क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये पूर्ण रूप से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट, चलिए इसी प्रकार से ये क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हर एक क्वेश्चन जो हम इस सिंगल वीडियो में करा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चंस को आपको कर लेना। अगर अभी तक कुछ भी नहीं किया अपने इतिहास में और आपको लग रहा है कि इस 2 दिन में हमें क्या करना, तो इस सिंगल वीडियो को देख लीजिए, यहाँ से आप पूरे जो है 60 नंबर तो लेकर जाएंगे गारंटी से। अगला है, चर्चा कीजिए कि पुरातात्विक किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं, अथवा पुरातात्विक अपनी खोजों को किस प्रकार वर्गीकृत करते हैं, वर्णन कीजिए। सीबीएसई 2010 में और फिर 16 में इस क्वेश्चन को पूछा है, सीबीएसई अपने एग्जाम में पूछा है। तो अतीत के पुनर्निर्माण का आरंभिक चरण जो है वो पूरा वस्तुओं की पुनः प्राप्ति होता है। इसके बाद पुरातात्विक अपनी खोजों को वर्गीकरण करते हैं। खोजों का वर्गीकरण जो है, वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत प्रयुक्त पदार्थों जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, हड्डियां, हाथी दांत आदि के संबंध में होता है। और दूसरा और अधिक जटिल जो वर्गीकरण है वो वस्तुओं की उपयोगिता के आधार पर होता है। तो इस तरह से इसको आपको कवर करने हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो पोस्ट करके आपसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए इसी प्रकार से जो है ये थर्ड क्वेश्चन इस चैप्टर का था। इस चैप्टर का क्वेश्चन 4 करें तो इसमें जो क्वेश्चन 4 पूछा गया है वो देख लीजिए पर। चलिए अगला क्वेश्चन जो है,
अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के शहरी केंद्रों के सर्वाधिक अनूठे पहलू का संक्षेप में वर्णन कीजिए, अथवा मोहनजोदड़ो का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। इस कथन को उदाहरण सहित पुष्टि कीजिए। तो ये सीबीएसई 2010 में, फिर इसको 2019 में भी और 16 के अंदर भी इसको पूछा गया, अथवा में क्वेश्चन पूछा गया था। तो महत्वपूर्ण इसी विशेषता जो है, सड़कों और गलियों का जो है ग्रिड पद्धति में निर्माण किया गया था यहाँ पर। उसके बाद समुचित जल निकासी व्यवस्था थी, समान आकार की पकी ईंटों का प्रयोग किया गया था, आवासों के निश्चित योजना अनुसार जो है रचना मापी गई थी। मोहनजोदड़ो के दुर्गों पर मिली महत्वपूर्ण संरचना जैसे माल गोदाम और विशाल स्नानागार। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है कि हड़प्पा वासियों के धार्मिक विश्वासों की जानकारी प्राप्त करने में वहां प्राप्त मोहरें किस प्रकार सहायक होती हैं। संक्षेप में इसका वर्णन कीजिए। सीबीएसई 2010 और 18-19 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अथवा में कि हड़प्पा वासियों के धार्मिक विश्वासों के बारे में जानकारी प्राप्त करना एक समस्या है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ से हड़प्पा वासियों के धार्मिक विश्वासों के बारे में मुख्य जानकारी में वहां से प्राप्त मोहरों या सीलों से मिलती है। पुरुष देवता के बारे में बताया गया है। यहाँ पर खुदाई में एक सील मिली है जिस पर पुरुष देवता को चित्रित किया गया है। उसके सिर पर 3 सींग दिखाए गए हैं। उसे एक योगी की तरह ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। उसके चारों ओर एक हाथी दांत, एक बाघ और एक गैंडा है। आसन के नीचे एक भैंस और पांव पर 2 हिरण है। तो यहाँ से जो है ना आपसे कथन और कारण में भी, और जो है इसमें से कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एमसीक्यू में देखने मिल सकते हैं। तो इस तरह से जो योगी की जो मूर्ति मिली हुई है उसमें वो सारी चीज़ें यहाँ से जो है पूछी जा सकती हैं। इसको आपको सही तरीके से कवर करना है, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पूरा वस्तुएं हड़प्पा काल की सामाजिक भिन्नताओं के सहायक होती हैं। वर्णन कीजिए अंतर को पहचानने में किस प्रकार, ठीक है। तो ये सीबीएसई 2010 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिले हैं। इस कथन के आलोक में स्पष्ट कीजिए कि क्या हड़प्पाई समाज में शासकों का शासन रहा होगा। तो सीबीएसई 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ देख सकते हैं कि हड़प्पाई समाज में जटिल निर्णय लेने और उन्हें लागू करने के संकेत मिलते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही ईंटों का उत्पादन रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता था, फिर भी जम्मू से लेकर गुजरात तक पूरे क्षेत्र में प्रयुक्त ईंटें समान अनुपात की थीं। ईंट बनाने और विशाल दीवारों और चबूतरों के निर्माण के लिए श्रमिकों को संगठित किया गया था, और ये कार्य बिना किसी सत्ता के संभव नहीं लगते हैं। पुरातात्विदों में ने मोहनजोदड़ो में मिले विशाल भवन को एक प्रासाद महल की संज्ञा दी है, परंतु इससे संबंधित कोई वस्तु नहीं मिली है। इसी प्रकार पत्थर की एक मूर्ति को पुरोहित राजा कहा गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि पुरातात्विदों ने को मेसोपोटामिया के इतिहास और वहाँ के पुरोहित राजाओं के बारे में जानकारी थी। तो इससे संबंध जो है इस तरह से आपको आंसर लिखना है। पूरे पूरे आपको नंबर यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हड़प्पा सभ्यता समझ। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने यहाँ कवर कर रखा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं अगले चैप्टर, वह है राजा, किसान और नगर। तो राजा, किसान और नगर 16 महाजनपद से, यहाँ से जो है अगर हम बात करें तो 16 महाजनपद जो है राजा, किसान, नगर से 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो वो यहाँ से इस चैप्टर से 8 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट आने वाला है। तो चलिए देख सकते हैं यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पहला है कि महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। तो महाजनपदों की अगर हम बात करें 16 महाजनपद का वर्णन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। तो मेगास्थनीज की इंडिका है, ये आपको पता होना चाहिए। किससे? मेगास्थनीज की जो इंडिका थी उसकी पुस्तक से हमें इसकी जानकारी मिलती है। चाणक्य के अर्थशास्त्र से, किसके? और चाणक्य के अर्थशास्त्र से। इसके अलावा जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनसे हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद के नाम से 16 राज्यों के उल्लेख मिलता है। इन 16 राज्यों में जो सबसे शक्तिशाली था वो था मगध। तो यद्यपि महाजनपदों का नाम इन ग्रंथों में एक समान नहीं, तो भी वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती ये नाम एक जैसे हैं, और इससे संकेत मिलता है कि ये महाजनपद सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहे होंगे। विशिष्ट अभिलक्षण महाजनपदों कुछ विशिष्ट अभिलक्षण जो है वो निम्नलिखित थे। इस प्रकार से जो क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे पेपर में। तो ये सारी चीजें, अधिकांश महाजनपदों पर एक राजा का शासन होता था। इस तरह से आपको जो है इसका आंसर लिखना है, ठीक है।
इस तरह से आप इसको कवर कर लेना। सभी 6 पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर में कोई 3 पॉइंट लिख सकता है और 6 नंबर में आपको 6 पॉइंट लिख 8 नंबर में 6 पॉइंट लिखना और लास्ट में 1 नंबर का निष्कर्ष आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अभिलेख शास्त्रियों की कुछ समस्याओं सीमाओं की सूची बनाइए अथवा भारत के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास को समझने के लिए अभिलेख साक्ष्यों की सीमाओं की आलोचनात्मक परख कीजिए। तो ये जो है कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अभिलेख शास्त्रिक समस्याएं यानी अभिलेखों का अध्ययन करते समय पुरातात्विकों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और किन किन वो कौन सी सावधानी जो बरतनी चाहिए, इस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको कवर करके चलना। अगर आप इतिहास में 80 में से 80 नंबर लाना चाहते हो तो आपको ये जरूर करना है। इसमें ये नहीं देखना कि वीडियो लंबी है, क्योंकि आप 2 घंटे का समय निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको 80 नंबर लाने हैं। तो ये कुछ भी नहीं है आपकी मेहनत के आगे। 2 घंटे इस वीडियो दे दीजिएगा। जितनी भी लंबी वीडियो होने वाली बस इसको कवर कर लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा 3 नंबर का 8 नंबर का। इसलिए मैं बार बार आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको कवर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं भारत के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास को समझने के लिए अभिलेख साक्ष्यों की सीमाएं कौन कौन सी हैं। कभी कभी अक्षरों को बहुत हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है, जिन्हें पढ़ना काफी कठिन होता है। अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं, जिससे अक्षर लुप्त हो जाते हैं। अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान हो पाना भी सदैव सरल नहीं होता है, क्योंकि कुछ अर्थ किसी विशेष स्थान या समय से संबंधित होते हैं। इसी प्रकार से कुछ लिपियां जो पढ़ी नहीं जा सकती हैं और कुछ जो है विशेष दबाव में भी लिखे गए होते हैं। तो ये सारी चीज पॉइंट आपको यहाँ से कवर कर लेने हैं। ठीक है, अभिलेख से संबंधित समस्याएं अभिलेख शास्त्र जो होती हैं, पुरातत्व जो है पुरातत्वविदों को जो उसकी समस्या का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इस तरह से आपको पूरा कवर करना है। अगला है कि मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलेखों की चर्चा कीजिए। अशोक के अभिलेखों में इनमें से कौन से तत्वों के प्रमाण मिलते हैं। अथवा में पूछा गया है कि मौर्यों की प्रशासन व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो 2017, 2019, फिर 21 और 22 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये। तो ये सारी चीज आपको कवर करनी है कि मौर्य प्रशासन में लगभग सभी प्रमुख अभिलेखों की जानकारी अशोक के अभिलेखों से मिलती है। तो अशोक के अभिलेख कौन कौन से हैं, इसके अलावा जो अशोक के बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं, जिसे हम त्रिपिटक कहते हैं, जैन धर्म के जो ग्रंथ अंगुत्तर निकाय कहते हैं। तो ये सारी चीज यहाँ से आपको कवर करनी है। अशोक माफ कीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य शासन जो है 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे मौर्यकालीन। तो मौर्य साम्राज्य के जो सबसे बड़ा केंद्र था वो मौर्य साम्राज्य राजधानी पाटलिपुत्र थी। और इसके अतिरिक्त अशोक के अभिलेखों में साम्राज्य के 4 प्रांतिक केंद्रों का उल्लेख भी किया गया है। इसमें है तक्षशिला, उज्जैनी, तोसिल और स्वर्णगिरी है। तो ये सभी चीज आपको यहाँ से कवर कर लेनी है। ठीक है, प्रांतीय केंद्रों का चयन कैसे किया जाता था। तो प्रांतीय केंद्रों का चयन जो है बड़े ध्यान से किया गया था और तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित थे। कर्नाटक में स्वर्णगिरी अर्थात सोने के पहाड़, सोने की खदान के कारण बहुत महत्वपूर्ण था कर्नाटक। आवागमन को सुचारू बनाया गया था वहां पर। तो और समिति और उप समितियां थी। तो इस प्रकार से सारी चीजें आपको कवर करनी है। हर एक समिति का अपना एक अलग से काम था। समितियों के काम क्या थे उसका उल्लेख भी आपको इस प्रकार से दिया गया है। तो ये पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर में क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। जो सेना प्रमुख समिति थी वो प्रत्येक समिति का अपना अपना अलग अलग कार्य था और किस समिति का क्या क्या काम था उस सभी को उल्लेख यहाँ पर किया गया है। अगला है धम्म महामातृ नियुक्ति। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अशोक के सम्राट के द्वारा जो है बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए जो है धम्म महामातृ की नियुक्ति की गई थी। वर्णित काल 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी में कृषि के तौर तरीकों में किस हद तक परिवर्तन हुए। अथवा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक के किसानों द्वारा कृषि उत्पादन वृद्धि के लिए अपनाए गए तरीकों का वर्णन करना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। मौर्यकालीन समाज में कृषि में कौन कौन से परिवर्तन किए गए और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन कौन से परिवर्तन किए जाए कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए। वो सारी चीज यहाँ पर जो है समाहित की गई है। इन सभी चीजों का आप जो स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। हल का प्रश्न, ठीक है, ये पहला है। इसके अलावा अगर हम बात करें, कुदाल का उपयोग किया गया, कृत्रिम सिंचाई, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको कवर कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मौर्यकालीन इतिहास की रचना करने वाले किन्हीं 4 स्रोतों को स्पष्ट कीजिए। तो मौर्यकालीन इतिहास की रचना करने 4 प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। अथवा मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया, स्पष्ट कीजिए। इतिहासकारों ने मौर्य साम्राज्य के इतिहास की पुनर्रचना के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया हुआ है। ऐसे किन्हीं स्रोतों का वर्णन करते वो कौन कौन स्रोत हैं।
वह है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, और बौद्ध धर्म के जो है त्रिपिटक, जैन धर्म के अंगुत्तर निकाय, विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से कवर करनी है। अशोक के अभिलेख। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी में देहात के लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों का वर्णन कीजिए। सीबीएसई 2018 क्वेश्चन पूछा गया है। तो देहात के लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति कैसी थी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच, ये सारी यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ से कवर कर लेना है। अगला है मगध किस प्रकार सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया, वर्णन कीजिए। अथवा आधुनिक इतिहासकारों ने मगध को सबसे शक्तिशाली महाजनपद किस प्रकार बताया है। 3 नंबर से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो ये मगध के शक्तिशाली होने के कारण क्या है। पहला, मगध का जो प्रदेश बहुत ही उपजाऊ था। मगध क्षेत्र में लोहे की खदान थे जिसका प्रयोग हथियार बनाने में किया जाता था। जंगलों में हाथी मिलते थे जो सेना के लिए महत्वपूर्ण थे। बौद्ध और जैन ग्रंथों अनुसार बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे महत्वाकांक्षी शासकों ने मगध के विस्तार में सहायता पहुंचाई और मगध की राजधानी राजगृह किलेबंद और सुरक्षित थी। मगध की दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र की गंगा के माध्यम से आवागमन मार्ग पर महत्वपूर्ण स्थिति थी। इसी प्रकार से चैप्टर 3 जो है बंधुत्व जाति तथा वर्ग। बंधुत्व जाति तथा वर्ग से अगर हम बात करें, यहाँ से भी एक 8 नंबर क्वेश्चन महाभारत से संबंधित पूछा जाएगा। स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवात्सल्यता क्यों अनिवार्य होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के दौरान प्रचलित पितृवात्सल्यता के आदर्श की व्याख्या कीजिए। सीबीएसई 2019 में इस क्वेश्चन पूछा गया। फिर 21 में भी इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट किया गया है। उससे पहले भी बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि पितृवांशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी। यहाँ से इसका जो है आप उत्तर जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि पितृवांशिकता जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्यों महत्वपूर्ण रही होगी। ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, इसको आपको कवर कर लेना है। क्वेश्चन को जो भी इस वीडियो में हमने इस क्वेश्चन को शामिल किया इंपॉर्टेंट चैप्टर में, उसको आप करके जाइएगा। उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। हमने पहले भी आपसे कहा कि क्या पढ़ना है, इससे पहले हमें पता होना चाहिए क्या छोड़ना है। अगर ये हमें पता चल गया तो डेफिनेटली हम अपने लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त करने में सफल रहेंगे। और इस वीडियो में हमने वही किया है, क्या पढ़ना है, ठीक है, उसको हटा के हमने देखा क्या छोड़ना। उसके बाद हमने सारी चीजें यहाँ पर तैयार करी हैं। क्या यह संभव है कि महाभारत का एक रचयिता था, चर्चा कीजिए। अथवा महाभारत की मूल कथा के रचयिता कौन थे। महाभारत के 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4वीं शताब्दी के बीच पूर्ण होने के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। महाभारत के लेखकों और लेखन काल के विषय में आप क्या जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या महाभारत का एक ही रचयिता था। इससे संबंधित जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 नंबर में भी और 8 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। यहाँ से एमसीक्यू में महाभारत के रचयिता कौन है, ठीक है, साहित्यिक महाभारत की रचयिता कौन, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। महाभारत का समालोचनात्मक अध्ययन किसने तैयार किया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस तरह से जो आपको कवर इस क्वेश्चन को भी करने हैं साथ साथ में। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को आपको पहले से मैं आपको अवगत करवा दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक नहीं देखा तो आप बहुत ज़्यादा जो है कसरत में रहेंगे। और जब आप क्वेश्चन देखेंगे कि यार हम अगर कर लेते तो हमारे पूरे नंबर आते, तो उस चीज़ से बचने के लिए प्लीज़ 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 वीडियो को जरूर देखें एंड तक। आप सभी से रिक्वेस्ट है, और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा अपने सभी सहपाठियों को, अपने सभी दोस्तों को, अपने सभी एजुकेशन ग्रुप में इस वीडियो को। ठीक है, अगला है कि महाभारत प्राचीन काल के सामाजिक मूल्यों के अध्ययन का एक अच्छा साधन है। उचित तर्क देकर इस कथन की पुष्टि कीजिए। सीबीएसई में कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है ये। ठीक है, तो इस तरह से आप जो इसका क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इस हर एक पॉइंट जिस तरह से हमने इसको पॉइंट वाइज लिखा है, आपको भी आंसर ऐसे ही लिख के आना है। और फिर देखिए एग्जामिनर भी आपका नंबर नहीं काटेगा गारंटी से। तो इस तरह से आपको जो है इस क्वेश्चन को आपको आगे लेके चलना है। हर एक क्वेश्चन को यहाँ से हमें कवर करने हैं। ठीक है, इस तरह से पॉइंट दिया गया है, इसे पॉइंट वाइज आपको इसको कर लेना है। अगला है साहित्यिक परंपराओं। महाभारत के संदर्भ का अध्ययन ग्रंथों का करते समय इतिहासकारों को कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, व्याख्या कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इतिहासकारों को कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए साहित्य का अध्ययन करते समय, वो बातें यहाँ पर दी गई हैं। इस तरह से आपको यहाँ से इसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, इस कथन की व्याख्या कीजिए, संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। 3 नंबर में भी और 8 नंबर में भी इस क्वेश्चन को जो है पूछा जा सकता है कि क्या महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। ठीक है, महाभारत क्या है, इसका समालोचनात्मक संस्करण कैसे तैयार हुआ, सीबीएसई 2019 फिर 21 में भी और 2023 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। समालोचनात्मक अध्ययन कैसे तैयार किया गया, वी एस सुधांकर के माध्यम से इसका तैयार किया गया था। वो सारी चीज यहाँ पर जो है समाहित की गई हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, समालोचनात्मक संस्करण कब तैयार किया गया, 1919 में संस्कृत विद्वान वी एस सुधांकर के द्वारा। ठीक है, कितने कितने पृष्ठों में इसका प्रकाशन किया गया था, कितने श्लोक थे, वो सारी चीज इसमें हमने समाहित की एक एक करके, जिससे भी आपको पूरा नंबर आपको एग्जाम में मिलेगा इसको लिखने के बाद। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत काल 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक में इस जो है स्त्रियों, यहाँ पर स्त्रियों और पुरुषों के संदर्भ में संपत्ति के अधिकार का वर्णन कीजिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, संपत्ति के अधिकार में स्त्रियों का वर्णन करना। तो इसका जो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महाभारत बंधुता, विवाह और पितृवांशिकता की एक कहानी है, इस कथन की परख कीजिए। 8 नंबर में इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, 2017 में 19 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला चैप्टर है विचार, विचारक, विश्वास और इमारतें, चैप्टर 4। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका की चर्चा कीजिए, अथवा सांची के स्तूप के अवशेषों के संरक्षण में भोपाल की बेगमों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उचित प्रमाण देकर इस कथन की पुष्टि कीजिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ से आपको ये कवर करना है। ठीक है, तो ये 1 2 3 जितने भी पॉइंट लिखे गए हैं इससे संबंधित, इन सभी को आपको लिख लेना है और इसी प्रकार से उत्तर भी आपको लिख के लाना है अपने आंसर शीट में। इससे आपको पूरे पूरे नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, हर एक पॉइंट को इसी प्रकार से अगर आप उकेरेंगे तो डेफिनेटली आपको पूरे पूरे नंबर एग्जाम जो है एग्जाम में मिलने वाले हैं। स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे। वर्णन कीजिए कि स्तूपों का निर्माण किस प्रकार किया गया, रिपीटेड क्वेश्चन है ये चीजें आपको कवर कर लेनी है। तो ये सभी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको कवर करते चलना इन सभी क्वेश्चंस को, जो भी यहाँ पे हमने दिया हुआ है एक एक करके आप करते जाएंगे, डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि हमने इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही मुश्किल से और काफ़ी समय देकर तैयार किया है। ऐसे नहीं कि हमने इसको तुरंत ही तैयार कर लिया है, हमने इस पर कम से कम जो है 1 हफ्ते का समय लगाया और पूरा जांच परख करने के बाद इन क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में शामिल किया है, ताकि आपको ज़्यादा परेशान होना ना पड़े और एक ही जगह पर आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएं, जिससे आप जो है तैयार करके अपने उत्तर पुस्तिका में लिख सकें और आपके पूरे पूरे नंबर आ सके इतिहास में, जिस प्रकार से हमने पॉलिटिकल साइंस का किया था। अगला है, सांची और भरूच के प्रारंभिक स्तूपों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, आप देख सकते हैं सीबीएसई ने क्वेश्चन को कई बार जो है रिपीट किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सभी। अगला है, वर्णन कीजिए कि बौद्ध धर्म का विकास किस प्रकार हुआ। बौद्ध धर्म का विकास किस प्रकार हुआ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई 2018 में। इस तरह से हर चीज आपको स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है, बौद्ध धर्म का विकास किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, महात्मा बुद्ध अथवा बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध या जैन धर्म से महावीर स्वामी संबंधी एक भी शिक्षा जो है आपके पेपर में आ सकती है, इन दोनों में इसको एक पूछा जा सकता है। बुद्ध ने अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया, इस कथन पर प्रकाश डालते हुए जीवन पर उनकी शिक्षाओं को स्पष्ट कीजिए। ये काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सुत पिटक ने बौद्ध दर्शन की पुनर्रचना किस प्रकार की है। बौद्ध त्रिपिटक के बारे में उल्लेख कीजिए, किसके बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, पिटक के बारे में, यहाँ 4 में लिखा है पिटक के बारे में होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, काफी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, बौद्ध दर्शन उनकी शिक्षा क्या थी।
ठीक है, इस तरह से। अगला है, स्तूपों की खोज किस प्रकार हुई? सांची के स्तूप संरक्षित रहे परंतु अमरावती के स्तूप संरक्षित नहीं रहे, ऐसा क्यों? स्पष्ट कीजिए। अमरावती के स्तूप की नीति सांची स्तूप से कैसे भिन्न थी, स्पष्ट कीजिए। अमरावती की खोज सांची से पहले हुई थी परंतु यह अपना महत्व खो बैठा और एक महत्वहीन छोटा सा टीला बनकर रह गया। इस कथन को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट कीजिए कि सांची क्यों संरक्षित रहा जबकि अमरावती सुरक्षित नहीं रहा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमरावती और सांची से संबंधित जो है क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये इस चैप्टर का। जैन धर्म की शिक्षा क्या क्या है? तो जैन धर्म की शिक्षा संबंधी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, चैप्टर 5 यात्रियों के नजरिए, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। 8 नंबर में 3 नंबर में आज क्वेश्चन पूछा जाएगा। किताबुल हिंद पर एक लेख लिखिए अथवा अल बिरूनी की कृति किताबुल हिंद को एक विशिष्ट ग्रंथ क्यों माना गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अल बिरूनी। यहाँ से एमसीक्यू भी क्वेश्चन आएंगे और ये 3 नंबर से 8 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अल बिरूनी क्या कौन था, इब्न बतूता कौन था, फ्रांसवा बर्नियर कौन था? तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा आपके एग्जाम सेंटर के क्वेश्चन पेपर में, राइट। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों का विवेचन कीजिए, विवरण कीजिए। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, उसकी पुस्तक का नाम क्या था? हठीला यात्री किसे कहते हैं? इब्न बतूता को इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत को की तुलना किससे की गई है? मार्को पोलो इटली से की गई है। ये सारी चीजें आपको कवर कर लेनी है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत में आया? ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। अगला है कि सती प्रथा के कौन से तत्वों ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा? तो सती प्रथा के कौन से तत्वों ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा? यहाँ देख सकते हैं, तो वो तत्व जिसने ध्यान खींचा था बर्नियर का, फ्रांसवा बर्नियर का। तो यह एक क्रूर प्रथा थी जिसमें विधवा को अग्नि की भेंट चढ़ा दिया जाता था। बाल विवाह जो है, बाल विधवाओं के प्रति भी लोगों के मन में सहानुभूति नहीं थी। विधवा अपनी इच्छा से सती नहीं होती थी बल्कि उन्हें सती होने के लिए विवश किया जाता था। इस प्रक्रिया में ब्राह्मण और घर की बड़ी महिलाएं हिस्सा लेती थी। सती होने वाली स्त्री की चीखों पुकार भी किसी का दिल नहीं पिघला पाती थी। तो इसने बर्नियर को जो है काफी पिघला दिया था। बर्नियर 17वीं शताब्दी के नगरों के बारे में क्या कहता है, उसका विवरण किस प्रकार संशयपूर्ण है? बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को सीवर नगर के रूप में क्यों वर्णित किया है? सीबीएसई में इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, ठीक है। ये चीज आप जो है स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेनी है, ठीक है। अगला है, मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति के बारे में यूरोपीय यात्री तथा लेखक क्या बताते हैं? तो मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति के बारे में यूरोपीय यात्री और लेखक क्या बताते हैं? यहाँ से आज चीज आपको कवर कर लेनी है, ठीक है। महिलाओं के बारे में जो चीजें बताई गई है मध्यकाल में। इसके अलावा भारत के शहरों के बारे में विशेषकर दिल्ली के संदर्भ में इब्न बतूता के विचारों की व्याख्या कीजिए। सीबीएसई 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। इससे पहले भी इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया, इस बार पूछे जाने की संभावना है इस क्वेश्चन को दोबारा से, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, यहाँ से हो गया। अगला है कि इब्न बतूता अनजाने को जानने की उत्कंठा से परिपूर्ण था। तो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इब्न बतूता अनजाने को जानने की उत्कंठा से परिपूर्ण था, इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। अथवा 14वीं शताब्दी में भारत में एक अनूठी संचार व्यवस्था थी, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। सीबीएसई 2017 में फिर 21 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का क्वेश्चन ये, ठीक है। अगला है, 18वीं शताब्दी से बर्नियर के विवरणों ने यूरोपीय लेखकों को प्रभावित किया, इस कथन के समर्थन में तर्क दीजिए। अथवा बर्नियर के शाही भूस्वामित्व के विवरण ने पश्चिमी विचारकों जैसे कि फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू और जर्मन कार्ल मार्क्स को प्रभावित किया, इस कथन की न्याय संगत पुष्टि कीजिए। तो यहाँ से इसको आप जो है स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। इब्न बतूता ने भारतीय उपमहाद्वीप के शहरों को
लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर पाया। दिल्ली शहर के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये चीज आपको कवर कर लेनी है सारी। ठीक है, अगला चैप्टर है भक्ति सूफी परंपरा। इस चैप्टर की अगर हम बात करें, इस चैप्टर में अगर हम बात करें तो कबीर दास, ठीक है, गुरु नानक और मीराबाई में से एक क्वेश्चन जो है आपको पेपर में देखने को मिलेगा, डायरेक्ट पेपर में। ठीक है, तो गुरु नानक के कबीर की रचना क्या थी, ठीक है, एक की शुरुआत बहु शुरुआत क्या होता है, बेसरी और बासरी में अंतर क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो ये सभी चीजें आपको कवर करके चलना है। कबीर अथवा बाबा गुरु नानक के मुख्य उपदेशों का वर्णन कीजिए। इन उपदेशों का किस प्रकार जो है संप्रेषण हुआ। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे उनके उपदेश क्या थे, कबीर के उपदेश क्या थे प्रकार से। ये कबीर दास जी के जो उपदेश हैं, कबीर के विचारों को संप्रेषण कैसे किया गया, फिर उनको कैसे छापा गया, बाबा गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। अगला है बेसरिया और बासरिया सूफी परंपरा के बीच एक रूपता और अंतर दोनों को स्पष्ट कीजिए। अथवा बेसरिया और बासरिया सूफी परंपरा के बीच एक अंतर और एक समानता को उल्लेख कीजिए। तो ये 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, बेसरिया और बासरिया। शेख निजामुद्दीन औलिया की खानका के आधार पर उप महाद्वीप में चिश्ती सिलसिले की गतिविधियों को विवेचना कीजिए। स्पष्ट कीजिए कि यह किस प्रकार सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये 8 नंबर वाला क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, दोबारा इस क्वेश्चन की पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है इस बार। ठीक है, तो इसका जो आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सूफी परंपरा और राज्य के बीच क्या संबंध था। तो सूफी परंपरा और राज्य के बीच संबंध क्या है, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 8 नंबर में पूछा जा सकता है। सूफी परंपरा और राज्य के बीच संबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये। तो जितने पॉइंट है ये 8 नंबर में आपको कवर करने हैं। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला है गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं की व्याख्या कीजिए। क्या वे कोई नया धर्म स्थापित करना चाहते थे। गुरु नानक देव जी के दर्शन और परंपराओं की व्याख्या कीजिए। लिंगायत कौन थे। जाति प्रथा के विशेष संबंध में सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में उनके योगदान की व्याख्या कीजिए। तो लिंगायत से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। बसवन्ना नामक ब्राह्मण से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, वीर शैव से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। सारे क्वेश्चन यही हैं, अलग अलग प्रकार से इस क्वेश्चन को पूछा गया है एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, लिंगायतों का सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में योगदान क्या था। कबीर पहले और आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी सामाजिक संस्थाओं
और विचारों को प्रश्नवाचक दृष्टि देखते हैं। स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन को कई बार रिपीट किया गया, पिछले 2017, 19, 21, 23 में इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। ठीक है। मेरा भाई पर एक टिप्पणी लिखिए। 3 नंबर में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है और सिंगल 1 नंबर में एमसीक्यू में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। मेरे भाई गुरु कौन थे? मेरे भाई कहाँ की पुत्री थी? उनका विवाह किससे हुआ था? इस तरह से क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है। ये चीजें हम जो है, ये क्वेश्चन जो 3 नंबर में यहाँ से पूछा जा सकता है। सगुण और निर्गुण भक्ति परंपरा, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन कहाँ शुरू किया गया? स्त्री भक्त कौन कौन थी? तो ये ऐसे क्वेश्चन जो 1 नंबर में आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। नैनार और अलवार संत कौन थे? वेलाल कौन थे? चोल सम्राट प्रातंग कौन था? उसने किसकी मूर्ति लगवाई थी? इस क्वेश्चन को 1 नंबर में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। चलिए, इसी में आपका पार्ट 2 इसी में हम कवर कर रहे हैं। अभी हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं, विजयनगर साम्राज्य। तो इसमें पहला क्वेश्चन है अमर नायक प्रणाली। तो अमर नायक प्रणाली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमर नायक प्रणाली क्या थी? इसकी क्या विशेषताएं थी? इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। अमर नायक प्रणाली किस सल्तनत की एकता प्रणाली से संबंधित थी? इस प्रकार से 1 नंबर में एमसीक्यू पूछा जा सकता है। और 3 नंबर में और 8 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। तो अमर नायक प्रणाली से क्वेश्चन पूछा गया है, अमर नायक कौन थे? तो सैनिक कमांडर थे, वो कौन सी भाषा इस्तेमाल करते थे? इससे संबंधित जो है क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य, अमर नायक प्रणाली। विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था? ये जो है 3 नंबर में और 8 नंबर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसको आपको कवर करना है। हिरैया नहर। आपके विचार में महानवी डिब्बा से संबंध अनुष्ठानों का क्या महत्व था? तो महानवी डिब्बा से संबंध अनुष्ठान काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डोमिंगो पेस ने विजयनगर साम्राज्य के महानवी डिब्बा को विजय का भवन की संज्ञा दी। न्याय संगत पुष्टि कीजिए। अथवा डोमिंगो पेस द्वारा विजयनगर शासन के महानवी डिब्बा के बारे में दिए गए पहलुओं पर देखे गए पहलुओं पर प्रकाश डालिए। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछा गया है। महानवी डिब्बा से उसका अनुष्ठान क्या होता था? इस अनुष्ठान कब किया जाता था और अनुष्ठान किस धर्म से संबंधित है? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। आप जो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट्स भी बना सकते हैं आप सभी लोग। चलिए, अगला है कि स्थापत्य में कौन सी परंपराओं ने विजयनगर के वास्तुविदों को प्रेरित किया? उन्होंने इन परंपराओं में किस प्रकार बदलाव किए? अथवा विजयनगर एक विशेष स्थापत्य शैली से अभिलक्षित था। इस कथन की विजयनगर के धार्मिक स्थापत्य कारणों से सहित पुष्टि कीजिए। अथवा विजयनगर साम्राज्य के राजकीय केंद्र में विरूपाक्ष मंदिर, विठल मंदिर की विशिष्ट विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया। 8 नंबर में क्वेश्चन जो है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से है। यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से इस क्वेश्चन को दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर इसके उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, आप वीडियो को पॉज करके जो है इसको स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं और इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है। अगला है विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी पर अब्दुल रज्जाक द्वारा व्यक्त किए गए 4 पहलुओं पर प्रकाश डालिए। अथवा अब्दुल रज्जाक और डोमिंगो पेस विजयनगर की किलेबंदी से बहुत अधिक प्रभावित हुए। इस कथन को उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए।
तो ये विजयनगर जो कि किलेबंदी से संबंधित अब्दुल रज्जाक के कथन, डोमिंगो पेस के कथन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है ये। किलेबंदी किस प्रकार से की गई थी, ये सारी चीज यहाँ पर जो है समाहित की गई है। इसी प्रकार से अगर आप आंसर राइटिंग लिखेंगे तो आपको पूरे 8 नंबर मिलेंगे इस क्वेश्चन से, ठीक है। कृष्णदेवराय के शासन की चारित्रिक विशेषता, विस्तार और मजबूती यानी सिद्धिकरण थी। इस कथन का साक्ष्यों के आधार पर औचित्य निर्धारित कीजिए। यानी विजयनगर साम्राज्य में राजा कृष्णदेवराय के शासन की विशेषता से क्वेश्चन जो पूछा गया, 3 नंबर में भी 8 नंबर भी, तो उस क्वेश्चन से आपको लिख लेने हैं, ठीक है। ये काफी इम्पोर्टेंट है, इसको आपको कवर करना है। उसने अपनी माँ के नाम से किस नगर की स्थापना की, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। विजयनगर साम्राज्य के जो शासक राजा कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे, तो ये सभी विजयनगर साम्राज्य पहला वंश कौन सा था, आखिरी वंश कौन सा था, आखिरी शासक कौन था, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता। स्थापना किसने की, हरिहर बुक्का ने। हम्पी, विजयनगर साम्राज्य दूसरा नाम क्या हम्पी है, इससे संबंधित जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है विजयनगर शहर, विजयनगर साम्राज्य यानी शहर की जल संपदा, किलेबंदी और सड़कों की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है कई बार यहाँ से रिपीट किया गया। अथवा विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में चौंकाने वाले 2 तथ्य, जल संपदा और किलेबंदियां थी, व्याख्या कीजिए। अगला चैप्टर है किसान, जमींदार और राज्य। तो किसान और जमींदार राज्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ से जो एक 8 नंबर का क्वेश्चन, इन 2 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। एक होगा अथवा में, यानी 8 नंबर के चैप्टर है, एक अथवा में क्वेश्चन आएगा। 2 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं, इसमें से एक आपको कवर करना होगा, ठीक है। तो इन्हीं क्वेश्चन में से वो आने वाले हैं। उत्तर भारत में जातीय और ग्रामीण माहौल का वर्णन लीजिए। तो ये सीरीज क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुगल भारत यानी 16वीं और 17वीं शताब्दी में जमींदारों की भूमिका की जांच कीजिए। अथवा मुगल काल में कृषि संबंधों में जमींदार केंद्रित बिंदु क्यों थे, व्याख्या कीजिए। अथवा ग्रामों में जमींदारों की उत्पत्ति, एकीकरण और उनकी भूमिका की व्याख्या कीजिए और बताइए कि क्या यह वर्ग केवल शोषण करता था। अथवा 16वीं 17वीं शताब्दी में मुगल काल भारत में जमींदारों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। 8 नंबर में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। इसको आपको बुलेट जो है स्क्रीन शॉट लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको छोड़ना नहीं आप सभी को, ठीक है। इन सभी पॉइंट्स को आपको एग्जाम में भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 16वीं और 17वीं शताब्दी में मुगल ग्रामीण भारतीय समाज में पंचायत की भूमिका की व्याख्या कीजिए। अथवा मुगल ग्रामीण समाज में एक मुख्य घटक के तौर पर पंचायतों की भूमिका की परख कीजिए। अथवा मुगल काल के दौरान गांवों में पंचायत की भूमिका की परख कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर में इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी। व्यापार के संदर्भ में इस कथन को स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी। यहाँ से कई बार क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, ठीक है। अगला है कृषि इतिहास लिखने के लिए आइन यानी आइन अकबरी को स्रोत के रूप में इस्तेमाल करने में कौन सी समस्याएं हैं, इतिहासकार इन समस्याओं से कैसे निपटते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। 1 नंबर में भी एमसीक्यू में पूछा गया कि आईनी अकबरी के लेखक कौन है, आईनी अकबरी संबंधित जो लेखक है वो किसके शासनकाल से संबंधित है। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है यहाँ से एमसीक्यू में भी पूछा गया है, राइट। तो इसको भी आपको कवर करके चलना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समस्या से निपटना, मुगल कालीन समाज को जानने में विभिन्न स्रोतों की व्याख्या कीजिए। इसी काल में किसानों द्वारा कृषि के लिए प्रयोग की गई तकनीकों को स्पष्ट कीजिए। अथवा 16वीं और 17वीं सदियों के कृषि इतिहास को समझने में ऐतिहासिक ग्रंथ आईन अकबरी किस प्रकार एक प्रमुख स्रोत है, व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन केवल पूछा गया 8 नंबर में।
उपनिवेशवाद और देहात। ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में जोरदार एक ताकतवर हस्ती क्यों था? मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सीबीएसई 2017 में, 19 में, 21 में, 23 में कई बार इस क्वेश्चन पूछा गया है। अथवा है गाँवों में जमींदारों की शक्ति, गांव में जोतदारों की शक्ति जमींदारों की शक्ति की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली कैसे होती थी? स्पष्ट कीजिए। ये चीजें आपको कवर कर लेनी है। ठीक है। 18वीं शताब्दी के आखिर में बंगाल में जोतदारों ने जमींदारों के अधिकारों को निसंदेह कमजोर कर दिया। कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। इसका जो है आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर देंगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलने वाले हैं यहाँ से। ठीक है। जमींदार लोग अपनी जमींदारी पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते थे? तो जमींदार लोग अपनी जमींदारी पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते थे? यहाँ देख सकते हैं आप। संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? इसके अलावा दामिनियों से आप क्या समझते हैं? पहाड़ियां और संथालों में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन 3 नंबर में पूछे सकते हैं। दामिनियों क्या है, इसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दामिनियों से आप क्या समझते हैं? कुदाल और हल की लड़ाई क्या थी? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संथाल और पहाड़िया लोगों की लड़ाई को हम कुदाल और हल की लड़ाई भी कहते हैं। इस तरह से जो है आपसे पेपर में सवाल पूछे जा सकते हैं। अमेरिकी गिरफ्त ने दक्कन भारत के देहाती इलाकों में रैयत समुदाय के जीवन को कैसे प्रभावित किया? मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नंबर में आज क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर में यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से कई बार सीबीएसई ने क्वेश्चन रिपीट किया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। जो भी आपको सही लगे, जिससे आप कंफर्ट महसूस करें, वो चीज़ आप कर लीजिए, लेकिन जरूर कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप बस अब देख लें, ऐसा नहीं है। ऐसा आपको कुछ फायदा नहीं वाला जब तक आप इसे देखेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, आपको बिल्कुल फायदा नहीं होगा। और चैनल पर जरूर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए। और लक्ष्य है कि मेरे इस चैनल पर कम से कम 15,000 सब्सक्राइब जल्द से जल्द हो जाए। आप सभी के सहयोग से आपको इस जो है माइलस्टोन को मुझे प्राप्त करना है। अगर आपका सहयोग रहा तो ये हम इसे जल्दी प्राप्त कर लेंगे। एक से महीने में, एक दिन में भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है। बस ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है कि आप कब तक इस 15,000 को हम पहुंचा रहे हैं हमारे पास। ठीक है। इस तरह से सारे पॉइंट्स आपको यहाँ से क्लियर करने हैं। भूमि का इस्तेमारी स्थायी बंदोबस्त क्या था? तो भूमि का इस्तेमारी स्थायी बंदोबस्त क्या था? ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये 3 नंबर में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। इस्तेमारी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं? ये सभी क्वेश्चन जो है आपको कवर करने हैं। उन परिस्थितियों की परख कीजिए जिन्होंने दक्कन के रैयतों को ऋणदाताओं के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। तो दक्कन के रैयत निम्नलिखित कारणों से ऋणदाताओं के प्रति क्रुद्ध थे, विद्रोह किया, वो कारण प्रमुख है। ये सभी कारण जो आपको यहाँ से कवर कर लेने हैं। इन सभी फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी कारण यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हीं कारणों की वजह से जो है विद्रोह किया गया था। दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। सीबीएसई 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा कि दक्कन दंगा आयोग क्या है और कहाँ हुआ था, कब हुआ था। ये सारी चीजें यहाँ से पूछी जा सकती हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू करने के बाद जमींदार भू राजस्व को अदा करने में लगातार असफल रहे। इसके कारणों और परिणामों की व्याख्या कीजिए। और इसके अलावा भी इस क्वेश्चन से पूछा गया कि भाई जमींदार जमींदारी चुकाने पाने में असफल क्यों रहे और जानबूझकर जमींदार जो जमींदारी क्यों नहीं चुकाते थे। वो सारे क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
पांचवी रिपोर्ट क्या थी, इसका क्या उद्देश्य था, इसकी आलोचना किस आधार पर की गई, अथवा पांचवी रिपोर्ट इंग्लैंड में गंभीर वाद विवाद का आधार बनी, क्यों बनी, स्पष्ट कीजिए। तो पांचवी रिपोर्ट से समझ जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 8 नंबर में काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन, पांचवी रिपोर्ट क्या है, कब पेश की गई, किसके द्वारा पेश की गई, उद्देश्य क्या था, इससे संबंधित जो क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्लियर। तो ये चीज़ आपको कवर करनी है। बम्बई दक्कन में लागू की गई भू राजस्व प्रणाली की परख कीजिए। किसान किस प्रकार साहूकारों के ऋण जाल में फंस गए, स्पष्ट कीजिए। सीबीएसई 2017, 19, 21 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए, चैप्टर नंबर 10, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई दमनकारी नीतियों की परख कीजिए। तो सबसे पहला जो तरीका अपनाया गया था वो था मार्शल लॉ। मार्शल लॉ क्या होता है, यहाँ से आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके दूसरा तरीका अपनाया गया था वो था सैनिक कार्रवाई, जो ये दूसरा तरीका था। और तीसरा तरीका था वो था कूटनीति। इन तीन तरीकों को प्रयोग करके 1857 विद्रोह को दबाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है, अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था, किसान, तालुकादार और जमींदार उसमें क्यों शामिल हुए। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था, किसान, तालुकादार और जमींदार उसमें शामिल क्यों हुए। ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अवध में विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं ने राजकुमारों, तालुकादारों, किसानों और सिपाहियों को अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में हाथ मिला दिया। इस पथकन की परख कीजिए, अथवा 1857 विद्रोह में अवध के तालुकादारों की सहभागिता की जांच कीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट किया किसी बेसिस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का। ठीक है, अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था। तो अवध में विद्रोह की व्यापकता के कारण यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। 1857 के जन विद्रोह से पहले के कुछ सालों में भारतीय सिपाहियों ने अपने अंग्रेज अफसरों के साथ संबंधों की समीक्षा कीजिए। 1820 से 1840 ईस्वी के बीच अंग्रेज सिपाहियों के साथ दोस्ताना संबंध रखने पर विशेष जोर देते थे, कैसे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन जो है पूछे गए अथवा बहुत बार रिपीट है क्वेश्चन। इसको आप जरूर करके जाइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये। अगला है अंग्रेजों द्वारा अवध के अधिग्रहण का वर्णन कीजिए। इसमें अंग्रेज किन कारणों से रुचि रखते थे। यह गिलास का फल, चेरी फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। इस संदर्भ में लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध के अधिग्रहण का वर्णन कीजिए। तो ये कथन जो है काफी इम्पोर्टेंट है कि 1 नंबर में, 3 नंबर में, 8 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया और इसके साथ अनुच्छेद में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, 1857 के विद्रोह के विस्तार एवं प्रसार में अफवाहों और भविष्यवाणियों की क्या भूमिका रही, विवेचना कीजिए। अथवा 1857 विद्रोह दौरान अफवाहों और भविष्यवाणियों के माध्यम से लोगों को जो है खड़ा होने के लिए उकसाया गया। तो इस कथन के परख अफवाहों और इन पर विश्वास करने के कारणों के साथ कीजिए। तो ये काफ़ी बार रिपीट किया क्वेश्चन। अफवाह की अगर हम बात करें कि 1757 के जो है विद्रोह के 100 साल पूरे हो चुके हैं, इस प्रकार से बहुत सारी अफवाहें थी। गाय और सुअर की चर्बी में कारतूस की अफवाहें थी। आटे में इनफील्ड राइफल्स में जो कारतूस, उसमें गाय और सुअर की चर्बी को मिलाया गया है, जिसे दांत से छीलने से हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म भ्रष्ट हो जाता है। ये भी अफवाह थी कि बाजार में मिल रहे आटे में जो है गाय और सुअर की चर्बी को पीस कर, मतलब हड्डी को पीस कर मिलाया गया, जिससे हिंदू मुसलमान धर्म भ्रष्ट हुआ। तमाम प्रकार अफवाहें थी। सहायक संधि क्या थी, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा भारत में तैयार की गई सहायक संधि प्रणाली के प्रावधान की परख कीजिए। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये सहायक संधि कब शुरू की गई, किसके वजह शुरू की गई, इसके उद्देश्य क्या थे, वो सारी चीज यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, 1857 के
विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सरकार ने अवध के तालुकदारों की किस प्रकार सत्ता छीनी, उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए। अथवा 1857 में ब्रिटिश सरकार की अवध पर नियंत्रण करने की नीतियों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। ठीक है। महात्मा गांधी ने खुद को आम जनता जैसा दिखने के लिए क्या किया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर में आज क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के लिए अखबार महत्वपूर्ण स्रोत क्यों थे, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो अखबार इतना महत्वपूर्ण क्यों थे, यहाँ से आप जो है लिख सकते हैं अखबार इतना महत्वपूर्ण क्यों था, काफी इंपॉर्टेंट है ये। चरखियों को राष्ट्रवाद के प्रतीक क्यों चुना गया। असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध या प्रतिशोध कैसा था। असहयोग आंदोलन के कारणों, कार्यक्रम, प्रगति और महत्व की विवेचना कीजिए। अथवा असहयोग आंदोलन के कारण व उसके भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान की समीक्षा कीजिए। गांधी जी ने खिलाफत को इसके साथ क्यों जोड़ा। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस तरह से बदल डाला। अथवा महात्मा गांधी के आवागमन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आधार को किस प्रकार व्यापक बनाया, व्याख्या कीजिए। अथवा 1917 से 1922 तक महात्मा गांधी के एक लोकप्रिय नेता के रूप में कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। तो ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट किए गए, बहुत ज्यादा रिपीट किया गया है। परख कीजिए कि भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू किया गया था, और आप ये कैसे सोचते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था, स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बार रिपीट किया गया क्वेश्चन ये। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको कवर करके चलनी है, हर एक चीज कवर करके चलना। जो भी क्वेश्चंस हमने आप सभी को इस वीडियो में करवाया है, सिंगल वीडियो में करवाया है, उसको अगर आपने कर लिया डेफिनेटली आप 8 नंबर और 3 नंबर और 1 नंबर वाले क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। सभी क्वेश्चंस आप कर कर आएंगे और आप फिर कहिएगा कि सर ने क्या कहा था। फिर आप जाकर कमेंट कीजिए। अगर अभी कमेंट नहीं करना चाहते, शेयर नहीं करना चाहते, तो एग्ज़ाम देकर उसके बाद कंपैरिजन करके आइए कि इस सिंगल वीडियो से आपको कितना फ़ायदा हुआ है। उसके बाद सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं ये भी कह रहा हूँ कि अभी आप अगर नहीं करना चाहते तो मत कीजिएगा, फिर भी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इससे कुछ भी फ़ायदा होता है, थोड़ा भी फ़ायदा होता है, तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट शेयर की बहुत ज़रूरत है इस चैनल को। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस यानी इस वीडियो में। अगला है असहयोग आंदोलन ने गांधी जी को एक राष्ट्र नेता किस प्रकार बनाया, स्पष्ट कीजिए। इस सिंगल वीडियो में हमने क्या क्या कवर कर लिया है। तो इस सिंगल वीडियो में हमारे द्वारा जो क्वेश्चन कराए गए हैं वो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक जितने भी सिलेबस में पूछे गए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो भी सीबीएसई पूछ सकता है और जो सीबीएसई पर पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हमें इस सिंगल वन शॉर्ट वीडियो में क्लियर किया है। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। अगर आपने एंड तक देखा है तो डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है इस सिंगल वीडियो से। इस वीडियो में बस इतना ही है। कल हमारा जो है लाइव सेशन होने वाला है कंप्लीट चीज़ को लेकर, यानी आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो लाइव सेशन जो है आप सभी को नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। हमें दीजिए इजाज़त, अपनी परीक्षा की तैयारी जोर शोर से कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।